नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। लोकतंत्र में शब्दों की अपनी मर्यादा है, अपनी अहमियत है। वो शब्द जो बोले जाते हैं वो कसौटी पर खड़े उतरते हैं या नहीं, इसका परीक्षण होता है। बोलने वाला कोई भी हो सकता है, चाहे वो बड़े पद पर बैठा हो या फिर वो एक सामान्य व्यक्ति हो। हर व्यक्ति के अपने शब्द जो होते हैं उसकी मर्यादा को परिभाषित करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि सोच समझ कर बोलिए, लेकिन बोलिए ज़रूर, क्योंकि वो शेर भी है जो कहता है कि बोल की लब आज़ाद है तेरे। शब्द को ब्रह्म भी बोला जाता है। लिहाजा अगर बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप खड़े कहाँ हैं। लिहाजा इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि समय रहते बोला जाए। कुछ ऐसी ही बातें अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज आई है। उसमें लिखी हुई है कि समय रहते इलेक्टोरल रोल के बारे में किसी ने बताया नहीं, और जो इलेक्टोरल रोल की त्रुटियां थीं अब उसे उठाया जा रहा है। ये कहा गया कि अगर समय रहते बता दिया गया होता तो हम उसका करेक्शन कर लेते, और ये भी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में इसे बड़े तरीके से मुद्दा बनाने की एक कोशिशें हो रही हैं। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो उस प्रेस रिलीज में जो थोड़ी देर पहले आई उसमें लिखा गया है। पर ये अचानक, क्योंकि जब ये मुद्दा सामने आया था राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो कि 7 अगस्त को दिल्ली में हुआ था, उस वक्त तो पहली प्रतिक्रिया ये हुई थी कि शपथ पत्र दीजिए और आप इस बात पर कायम रहेंगे, गलती हुई तो दंड भोगेंगे, ये सब लिख कर दीजिए। उस वक्त तो ये बातें कहीं नहीं कही गई थी। उसके बाद लगातार जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की खामोशी थी या छन छन के खबरें आती थी, वो भी अपने आप में अजीब था। लेकिन अब ये बातें जो सामने आ रही हैं, बड़े ही गंभीर मैच्योर तरीके से जो बातें कहने की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? आपको एक मतदाता के तौर पर हक है कि इस बयान का जो थोड़ी देर पहले आया है उसका स्वागत भी करें, उसमें कमियां भी निकालें। लेकिन मैं आपको संदर्भ आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद आप अपने तरीके से चीज़ों को तय कर सकते हैं। 17 तारीख, और 17 तारीख एक ऐसी तारीख बनने जा रही है भारतीय राजनीति में जिसमें कि एक अभियान शुरू होगा भारत के विपक्ष के द्वारा बिहार के सासाराम से, जो इलेक्शन कमीशन की गड़बड़ियों के खिलाफ होगा। अभी तक जितने भी अभियान शुरू होते थे वो राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ किया करते थे। जो विपक्ष में होते थे वो सत्ता पक्ष सरकार के खिलाफ करते थे, जो सत्ता पक्ष में होते थे वो भी अपने अभियान निकालते थे और विपक्ष की पुराने दौर में की गई गड़बड़ियों के बारे में बताते थे। लेकिन ये अभियान ज़रा अलग है। इस अभियान में दरअसल ये बताने की कोशिश विपक्ष करने जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है। यह शब्द कथित वोट चोरी का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि साल 2019, साल 2024, ये जो दोनों चुनाव लोकसभा के हुए, ये ऐसे वोटर लिस्ट पर हुए जिनमें बहुत सी त्रुटियां थीं, बहुत सी गड़बड़ियां थीं। ये कहने का उन्हें इसलिए हक मिल रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने अब से कुछ दिन पहले बिहार राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है, वोटर मतदाता गहन पुनरीक्षण किया है। वोटर लिस्ट, सामान्य शब्दों में कहे तो नया वोटर लिस्ट बनाया है जिसमें कि 65 लाख वोट हटाए गए हैं, ये कहते हुए कि ये लोग तो है ही नहीं, ये वोटर हैं ही नहीं, इनके वोटर कार्ड बने हुए हैं, पर या तो ये दूसरे शहरों में और दूसरे राज्यों में या फिर दूसरे देश चले गए, या फिर इनमें से लाखों तो ऐसे हैं जो कि अब इस दुनिया में ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वोट डुप्लीकेट थे।
और इन सब की संख्या है 65 लाख। तो क्या 65 लाख एक राज्य में अगर ऊपर नीचे है तो इसका मतलब कितना हुआ? जहाँ पर 40 सीटें हैं लोकसभा की, तो औसतन 65 लाख यानी कि करीब करीब 1.5 लाख वोट गड़बड़ थे, ये बताना चाह रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी, पूरे महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव और दूसरे बड़े नेता जो कि बिहार में आगामी चुनाव में सत्ता पक्ष के विरोध में खड़े हैं, वो यात्रा करने वाले हैं। शुरुआत कर रहे हैं सासाराम से। और उसके पहले इलेक्शन कमीशन का ये बयान आया है, ये प्रेस रिलीज आई है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। एसडीएम साहब अपनी निगरानी में बनाते हैं, उनके नीचे बीएलओ काम करते हैं, वो कंपाइलेशन करते हैं, वो हमें देते हैं। उसमें जो त्रुटियां होती हैं उसे सही करने का हमारे पास विंडो भी होता है। हम बताते हैं कि अगर कोई त्रुटि है तो इसके ऊपर आप लिखिए, उसका करेक्शन करवाइए, और फिर भी त्रुटि रह जाती है तो फिर और करेक्शन करवाइए। हम तो सब कुछ बड़े पारदर्शी तरीके से करते हैं, और जब करेक्शन कराने का विंडो होता है उस वक्त तो ये राजनीतिक दल कुछ नहीं बोलते हैं, और अब बोलते हैं, या यूँ कह लीजिए कि अब वो यात्रा लेकर निकल रहे हैं। पर ये यात्रा आखिरकार क्यों निकल रही है? ये यात्रा तो आखिरकार इसीलिए निकल रही है ना कि आपने खुद कहा है कि 65 लाख वोट गड़बड़ है। तो क्या आप ये भी कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस वाले पूछते हैं कि 65 लाख वोट साल 2024 में जो चुनाव हुए थे अभी हाल, उसमें भी डाले गए थे? और अगर ऐसे मतदान के जरिए सरकार बनी है तो क्या इस बारे में भी सोचने की जरूरत है? आप खुद कहना चाह रहे हैं कि 65 लाख वोट आपने काटा है, तो ऐसे वोट हो गए, पोल हो गए, वोट डाल दिए गए, ये सही था क्या? और अब जो काटा है तो करीब करीब 243 कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से कहें तो 25,000 वोट कम से कम एक कंस्टिट्यूएंसी, एक विधानसभा में कट गए। तो ये कौन से लोग हैं? वो कौन से लोग थे जिनका वोट डल गया था? ये कौन से लोग हैं जिनका वोट कट गया है? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के इस प्रेस रिलीज से जो सामने आया है, ये उत्तरित नहीं होते हैं, इनका आंसर मिलता नहीं है। और इस बात को बखूबी जानता है इलेक्शन कमीशन, लिहाजा वो खुद सामने आ रहा है। इलेक्शन कमीशन, इसीलिए मैंने कहा कि 17 अगस्त यानी कि रविवार का दिन जो होने जा रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ बिहार में यात्रा निकलेगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली में बैठकर एक प्रेस वार्ता करेगा। बहुत आरोप लग गए, बहुत कहा गया कि इलेक्शन कमीशन सामने क्यों नहीं आता, जवाब क्यों नहीं देता, क्यों नहीं कहता है कि आखिरकार इतने मत कैसे काटे गए, क्यों नहीं कहता है कि वो कौन लोग हैं जिनके मत काटे गए, क्यों नहीं कहता है कि आखिरकार इतने वोटर अचानक से माइग्रेट कर गए 36 लाख, तो उनके नाम कौन से हैं? 22 लाख अगर मृतक हो गए तो फिर वो कौन लोग हैं? क्यों नहीं बताता है कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए वो मृतक कैसे हैं? जो लोग राहुल गांधी के साथ चाय पी रहे थे वो मृतक कैसे हैं? ये तमाम सवाल वोट चोरी का, कथित तौर पर वोट चोरी का आरोप इस रूप में इलेक्शन कमीशन पर जब चस्पा होने लगे और राजनीतिक दल इसी को मुद्दा बना करके बिहार राज्य में होने वाले चुनाव की तैयारी में लग गए, यात्रा शुरू करने लग गए, तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि अब तो सामने आना ही है, और उन्होंने रविवार का दिन मुकर्रर किया है 17 अगस्त 3 बजे दिन में। आप सब देखिएगा कि आखिरकार उन सवालों के वो जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तारीखें घोषित होंगी, बिहार चुनाव की तारीखें घोषित होंगी, वो भी ऐसे ही बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लेकिन हमारी जानकारी कहती है कि कल वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें बिहार चुनाव की तारीखें घोषित नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि वो जो तमाम सवाल इलेक्शन कमीशन पर उठा दिए गए हैं
उसका जवाब देंगे? क्या वो तमाम सवालों के जवाब दे पाएंगे? ये अपने आप में एक प्रश्न है, लेकिन बहुत बहादुरी से सामने आने की जो कोशिश की है चुनाव आयोग ने, जाहिर है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जब सासाराम से चलेंगे तो उनके निशाने पर इलेक्शन कमीशन होगा, लेकिन प्रकारांतर से उनके निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम होगी, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन दरअसल अगर गड़बड़ियां कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है। और ये अपने आप में एक ऐसा पेच है जो कि भारतीय जनता पार्टी को असहज कर रहा है। वो इलेक्शन कमीशन का पक्ष लेकर के अगर कुछ कहते हैं और अपने विरोधियों पर हमला करते हैं तो कहा जाता है आप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता नहीं हैं। और नहीं बोलते हैं तो फिर जाहिर है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगते हैं वो तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर जाकर लग जाते हैं। तो इस बड़े ही पिक्यूलियर सिचुएशन के लिए अब बड़े बड़े नेता सामने आएंगे और वो अपने बातों से, अपने विचारों से और अपने पब्लिक मीटिंग्स, रैलियों के ज़रिए ध्वस्त करेंगे उन तमाम आरोपों को जो कांग्रेस के ज़रिए, महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के ज़रिए बिहार और दूसरी जगहों पर लगाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में देखा ये जा रहा है कि कल के सुपर संडे में प्रधानमंत्री भी सक्रिय हैं और वो दिल्ली में एक कार्यक्रम कर रहे हैं। दिल्ली में वो कार्यक्रम जिसमें कि वो दिल्ली में जो जाम की समस्या है, डिकंजेशन से जुड़ा नेशनल हाईवे के 2 प्रोजेक्ट की घोषणा करेंगे और उसके बाद जनसमूह को संबोधित भी करेंगे दिल्ली के रोहिणी में। जब वो संबोधित करेंगे, विकास की बातें होंगी, क्या उन तमाम आरोपों पर भी प्रधानमंत्री बोलेंगे? वो बोलेंगे क्या जो कि 11 बजे आरोप के तौर पर चस्पा कर दिए गए होंगे राहुल गांधी के द्वारा, क्योंकि उनकी यात्रा तो सुबह ही शुरू हो रही है। सुना है कि वहाँ इस वक्त कुछ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर के भी कन्फ्यूजन चल रहा है। पता नहीं वो सब कुछ सही हो जाता है या नहीं हो जाता है, लेकिन सासाराम पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं है। लिहाजा अगर वो बोल जाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे? अगर राहुल गांधी बोल जाते हैं तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका जवाब देगा? त्रिकोणीय संघर्ष कल आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि इस तरह के संघर्ष से लोकतंत्र की सेवा हो रही है क्या? क्या इससे हमारा समाज मजबूत हो रहा है? वो समाज जो एक व्यक्ति एक वोट के अपने उस अधिकार को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। लोगों को ये लगता है कि गरीब आदमी के पास कागजात कहाँ से आएंगे, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आएंगे। बड़े बड़े विद्वान लॉयर्स खड़े होकर कहते हैं कि बिहार में बहुत कुछ नहीं है, वहाँ के लोग तो बहुत ही परेशान हो जाएंगे। उन्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि हम इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते हैं। जो गरीब तबका है वो अपने कागजात, अपने दस्तावेज बड़े सहेज कर संभाल कर रखता है। वो मानता है इस बात को कि ये जो कागजात हैं हमारे, ये हमारी पूंजी हैं, यही हमारा धन है। इसी के ज़रिए 80 करोड़ लोग अनाज प्राप्त करते हैं। सरकार की दूसरी जो योजनाएं हैं वो सहभागिता उन्हें इन्हीं के दम पर देती हैं। वो जो पैसे सीधे अकाउंट में आते हैं वो इन्हीं के ज़रिए आते हैं। लिहाजा ये जो कागजात हैं बड़े इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो आधार हों, चाहे वो वोटर कार्ड हों, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हों, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हों, सब कुछ बनवा लिया गया है, राशन कार्ड हो। लेकिन प्रश्न ये है कि आप इसे मानिए तो सही, क्योंकि वोटर कार्ड बनाने वक्त वो जो 11 कागजात ला दिए गए हैं उसमें निवास प्रमाण पत्र को छोड़ करके बाकी चीज़ें तो है ही नहीं। पासपोर्ट है लेकिन बहुत से लोगों के पास पासपोर्ट नहीं होता है। तो ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन कुछ नई बात कल कहेगा? क्योंकि आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये नज़ीर पेश कर दी है और कह दिया है बड़ा स्पष्ट कि आप उपलब्ध कराएंगे तमाम वो 65 लाख नाम पब्लिक डोमेन में लाएंगे जो कि काटे गए हैं बिहार राज्य से और आने वाले दिनों में काटे जाएंगे। अगर ये SIR बंगाल पहुंचता है और दूसरे राज्यों में पहुंचता है तो
क्या कहता है इसके बारे में चुनाव आयोग। अगर वो पब्लिश कर रहा है तो वो पब्लिश करने के बाद इस बात का इंतज़ार करेगा कि उस पर प्रतिक्रिया आए, या फिर अपनी बात कह देगा कि हम तो हमेशा से साफगोई से काम लेते हैं, हमने कागज़ इसीलिए दिया है क्योंकि ये कागज़ तो पब्लिक डोमेन में हमेशा से रहता है, हम राजनीतिक दलों को दे देते हैं। इन सब के बीच आपको इतने फैक्ट्स और इतनी एनालिसिस के बीच ये बात महसूस होती होगी कि जो असली मुद्दे समाज में हैं, उन मुद्दों को दरकिनार करता हुआ ये जो वोटर लिस्ट वाला मुद्दा है, ये किस तरह से लोगों के दिमाग पर छा गया है। नौकरियां, रोजगार, महंगाई, ये तमाम बातें कहाँ रह गई हैं। तमाम बातें जो कि आमतौर पर चुनावी मुद्दा हुआ करती थी, सबों को एक सवाल ने आंदोलित कर दिया है। सबों को लग रहा है वोटर लिस्ट का सवाल, और इसीलिए आज तमाम मुद्दे गौण हो गए हैं, क्योंकि अगर आप लोकतंत्र में जीवित हैं तो ये वोट का अधिकार ही उसका प्रमाण है, और जब आप जीवित हैं तभी तो आप बाकी के मुद्दे से प्रभावित होते हैं, चाहे वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो। लिहाजा ये आपके अस्तित्व का सवाल है, और ये बहुत अच्छा है कि इस बार के चुनाव में यही अपने आप में मुद्दा है। विपक्ष जाहिर है कि इस मुद्दे का फ़ायदा उठाना चाहता है, वोटरों के बीच जाके कहना चाहता है कि आपके वोट का हक खतरे में है और हम उसे बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें आप समर्थन दीजिए। उन्हें अभी तक माकूल समर्थन मिल रहा है, उनको फ़ायदा राजनीतिक तौर पर हो रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस एक मुद्दे के आसपास तमाम विपक्ष कुछ उसी तरह से लामबंद हो गया जैसे इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हुआ था। इस एक मुद्दे के आसपास, इस एक मुद्दे में इतनी ताकत है कि वो तमाम डिफरेंसेस को आम आदमी पार्टी के, तृणमूल कांग्रेस के जो कांग्रेस के साथ हैं, उसको दरकिनार करते हुए सब एक साथ बैठ जाएं, इस बात को सुनिश्चित कर रहा है। क्या ये ऐसा वक्त है जो कि भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दे के तौर पर परेशान करने वाला है? क्योंकि जब एक साथ सब आए तो सीटें मात्र 240 रह गई, जबकि कल्पना 400 की थी। एक बार फिर से साथ आ गए हैं। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी को उस चैलेंज से फिर भिड़ना पड़ेगा जो चैलेंज उसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मिले थे? क्या इस पूरे वोटर लिस्ट वाले बवाल ने ये स्थिति बना दी है कि कहीं ना कहीं एनडीए के घटक जो हैं वो एक ऐसी समस्या से दो चार हो गए हैं जिसकी शायद 2 महीने पहले उन्होंने कल्पना नहीं की थी? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी को इस 17 दिन चलने वाली यात्रा में कितना समर्थन मिलता है, कितने लोग सामने बाहर आते हैं, और फिर वो 1 सितंबर की रैली पटना के गांधी मैदान में कैसी होती है। देखिए, बिहार राज्य अपने आप में इस बात के लिए मशहूर है कि विध्वंस और निर्माण के बहुत से ऐतिहासिक किस्से कहानियाँ आपको मिल जाते हैं। वहाँ बहुत से विध्वंस के, बहुत से निर्माण की कहानियाँ। वहीं से चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत और गांधी की शुरुआत हुई थी। वही जगह है जहाँ पर इंदिरा जी जब सब कुछ लूज़ कर गई थी इमरजेंसी के बाद, तो बेलछी गांव गई थी और वहीं से दलितों के साथ खड़े होकर के उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा को फिर से परवान चढ़ाया था और 3 साल बाद ही चुनकर वापस सत्ता में आ गई थी। बिहार ही वो ज़मीन है, वो राजनीतिक तपोभूमि है जहाँ से जयप्रकाश नारायण ने वो आंदोलन शुरू किया जो कि पूरे देश में संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना गया और एक नज़ीर बन गया। राहुल गांधी उसी राज्य में वोटर यात्रा लेकर निकले हैं। उनके साथ नौजवान तेजस्वी यादव हैं, उनके साथ तमाम वो दल हैं जो कि आज की तारीख में गैर एनडीए मत बनाते हैं, और सबों को इस बात का इंतज़ार है कि उनकी बातों को वोटर जिसके लिए वो लड़ रहे हैं उसी प्रकार स्वीकारते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि यह महागठबंधन वाले तो दरअसल राजनीति कर रहे हैं। हम आपको इस बारे में लगातार अपडेट करते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिए। आपके विचार
पढ़े जाते हैं, बहुमूल्य होते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।